दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आप LIC के पॉलिसी धारक हैं या फिर भविष्य में आप LIC की कोई पॉलिसी खरीदना चाह रहे हैं या फिर आप LIC में अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं या फिर CLIA अभिकर्ता हैं, तो फिर मैं आपसे यह कहूँगा कि आप सभी के लिए यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम LIC के राइडर के विषय में समझेंगे कि LIC में राइडर कितने तरह के होते हैं, LIC का जो राइडर का क्लेम है उस क्लेम के भुगतान का बेस क्या होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम डिटेल में लेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप LIC के किसी अच्छे एजेंट को खोज रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी किसी अच्छे अभिकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको अपने पॉलिसी में कोई समस्या है या फिर आप LIC की कोई पॉलिसी को समझना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए नई पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यह जो जानकारी है, मतलब यह जो लिंक है, यह लिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और दूसरी जानकारी यह है कि यदि आप LIC में अभिकर्ता बनके एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको LIC के वह अधिकारी जिनको LIC में एजेंट बनाने का अधिकार है, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जा रहा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने नज़दीकी उस अधिकारी से संपर्क करके बात करके अपने लिए एजेंसी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मूल विषय पर। राइडर होता क्या है? तो दोस्तों, LIC में जब आप कोई पॉलिसी को खरीदते हैं तो उसकी एक प्रीमियम होती है। वह प्रीमियम सभी चीज़ों को, उसमें रिस्क कवर क्या है उस पॉलिसी में, अगर जैसे मान लीजिए आपने मनी बैक पॉलिसी ली तो मनी बैक पॉलिसी हो गई, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी का पेमेंट हो गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रीमियम का डिसाइड होता है कि इस पॉलिसी की प्रीमियम कितनी होगी, किस एज पर कितनी होगी। इन सभी चीज़ों को डिसाइड करके निर्धारित किया जाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग यह चाहते हैं कि भाई हमसे थोड़ी सी प्रीमियम अगर मैं ज़्यादा दे सकूं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम देने की क्षमता हमारी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रीमियम और ज़्यादा दे दें लेकिन मेरे को रिस्क मिल जाए, यानी अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो, कल की डेट में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे परिवार को जो बीमे की रकम है वो बीमे की रकम जितना बीमा धन है उससे ज़्यादा मिल जाए, तो इसको राइडर के जरिए कवर किया जा सकता है। यानी आप थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा देकर और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इसको बोला जाता है टर्म राइडर। ठीक इसी तरह से जैसे बहुत सारे लोग ये होते हैं कि भाई चलो, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट के कारण हुई, तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति की मृत्यु तत्काल नहीं होती है। उसको क्या है कि उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसका एक लंबे अवधि तक इलाज हुआ और जिसमें कि परिवार के अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए और उसके बाद वह व्यक्ति बचा भी नहीं, उसकी डेथ हो गई। तो जो बीमे का मूल उद्देश्य था कि कल की डेट में यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद जो बीमे की रकम है जब मुझको मिलेगी तो उसके जरिए मेरा परिवार कोई रोजी रोजगार करके अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरा कर पाएगा, तो वह तो जहाँ का तहाँ रह गया, क्योंकि जो पैसे थे वो पैसे सारे के सारे इलाज में खर्च हो गए। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद परिवार के सदस्य बाहर से उधार लेकर इलाज कराए और LIC का जो पैसा मिला उस पैसे को उठाए और जो उधार लिए थे उसको ही पूरा करने में रह गए। तो इन चीज़ों को बचने के लिए LIC ने प्रावधान किया कि अगर आप एक्सीडेंटल राइडर ले लेते हैं, इसमें भी कई तरह के राइडर्स हैं, तो अगर आप एक्सीडेंटल राइडर ले लेते हैं तो इसमें क्या है कि अगर डेथ एक्सीडेंट के कारण होगी तो बीमे के धन के बराबर एक अतिरिक्त धनराशि पेमेंट हो जाएगी और इसके लिए कस्टमर को बहुत नॉमिनल, बहुत छोटा सा प्रीमियम देना होता है। ठीक इसी तरह से बीमारियों के कवर के लिए भी राइडर दिया गया है, जिसको कि क्रिटिकल इलनेस राइडर बोलते। अभी मैं बता रहा हूं कि LIC में कौन कौन राइडर हैं और उसके विषय में आने वाली वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के, जैसे मान लीजिए होता क्या है, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि भाई बच्चा अभी हमारा छोटा है और बच्चा क्या है कि हम बच्चे के लिए एक पॉलिसी लेना चाहते हैं, हमने बच्चे के लिए पॉलिसी ले ली और उसके प्रीमियम हम जमा करेंगे, तो उस बच्चे का रिस्क कवर तो चल रहा है,
फ्यूचर में जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं, कल की डेट में अगर उस बच्चे के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो जो बीमे की रकम है उसका भुगतान तो हो जाएगा। लेकिन समस्या कब पैदा होती है, जैसे मान लीजिए माँ ने या पिता ने, जिसने भी बच्चे की पॉलिसी कराई, अगर वर्किंग वूमेन है, मतलब जो बच्चे है उसकी माँ जो है वर्किंग वूमेन है और वह प्रीमियम जमा कर रही है, कल की डेट में सपोज दैट कि उसकी डेथ हो गई, या फिर पिता ने बच्चे की पॉलिसी की और कल की डेट में पिता की डेथ हो गई, तो उस बच्चे की जो प्रीमियम है वो कौन जमा करेगा, क्योंकि प्रीमियम जमा करने वाला तो बचा ही नहीं। तो उसके लिए एक राइडर का प्रावधान किया गया है जिसको कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से LIC में कुल 7 तरह के राइडर दिए गए हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। LIC का लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC का प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, जो बीमारी वाला मैं बता रहा था वो इसमें कवर किया जाता है। इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस राइडर, LIC का प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लाभ के साथ, इसमें क्या है कुछ ऑटो कवर की व्यवस्था होती। तो इस तरह से LIC में कुल 7 तरह के राइडर दिए गए हैं और 7 तरह के राइडर के नियम लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत कुछ अंतर भी है इसमें। तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में हम समझेंगे कि इन राइडर में क्या दिया हुआ है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इसके टर्म और कंडीशन क्या है, इनके विषय में हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब LIC में देखिए, LIC के जितने भी राइडर हैं इसमें कुछ नियम होते हैं, तभी ये जो राइडर हैं अप्लाई होते हैं। जैसे मान लीजिए दुर्घटना बेनिफिट राइडर की बात मैं कर लूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो शब्द है कि अगर क्लाइंट की डेथ दुर्घटना के कारण होगी तभी यह राइडर प्रभावी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तब ऐसी कंडीशन में हमको यह देखना होगा कि दुर्घटना होती क्या है। एक्चुअली यदि आप साधारण बोलचाल की भाषा में या व्यवहारिक भाषा में अगर आप देखिए तो लोगों का कहना ये होता है कि यार देखो, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, किसी गाड़ी ने धक्का दे दिया और डेथ हो गई तो वो एक्सीडेंट है। अगर कोई बिस्तर पर पड़ा या छत से गिर गया वो एक्सीडेंट है। तो इस तरह से एक नॉर्मल रूप में आदमी देखकर ये तय कर लेता कि नहीं भैया ये तो एक्सीडेंटल डेथ है और ये नॉर्मल डेथ है। लेकिन जीवन बीमा की भाषा में एक्सीडेंट इसको नहीं कहते हैं, उसको एक विशेष रूप में परिभाषित किया गया है और वह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप LIC के ग्राहक हैं तो हो सकता है कि आपने LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया हो और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है और कल की डेट में आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यार अगर डेथ एक्सीडेंट से हो जाएगी तो यह पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है। तब आइए देखते हैं कि जीवन बीमा की भाषा में एक्सीडेंट किसे कहते हैं। यहाँ देखिए मैं जीवन बीमा की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह जो नियम है LIC में लागू होगा। जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं सभी में यही नियम लागू होगा। तो दोस्तों जीवन बीमा के नियमों के अनुसार यदि किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु किसी बाहरी वस्तु से होती है और वह जो घटना है वह घटना दृश्यमान हो, यानी कि वह जो घटना घटी है वो दिखाई दे, और वह घटना जिस साधन से हो रही है वह जो साधन है वह हिंसक होना चाहिए। इसके साथ 3 नियम और लागू होते हैं। वह क्या है कि यह जो घटना है अचानक, अप्रत्याशित और अनिच्छित हो। यदि यह 6 चीजें किसी घटना के साथ लागू होती हैं और इसके कारण किसी पॉलिसी धारक की डेथ होती है, उसी डेथ को हम एक्सीडेंटल डेथ मानेंगे। हालांकि इसकी जानकारी मैंने पिछले कई वीडियो में दी हुई है, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको डिटेल में आपको बता दूंगा। अब बात आती है कि नॉर्मल डेथ क्या होती है। तो यदि ये जो 6 पैरामीटर हैं, यदि 6 पैरामीटर लागू नहीं हो रहे हैं तो ऐसी डेथ को नॉर्मल डेथ माना जाएगा, अदरवाइज उसको एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। अब दोस्तों बीमा में अस्थाई विकलांगता हित लाभ भी दिया जाता है। इसके लिए भी एक स्पेशल राइडर है। कुछ पॉलिसियां भी हैं जो विकलांगता के लिए मतलब उनके अंदर इनबिल्ट होता है, उसका कवर करती हैं। लेकिन अगर हम अस्थाई विकलांगता की बात करें तो एक्चुअली कई लोगों का कहना होता है कि भैया चलो मैंने तो यार बीमा करा लिया है, अंगुली का नाखून, हमारा ये नाखून उखड़ गया या हमको फोड़ा हो गया तो इसका कवर बीमा कंपनी देगी क्या? ऐसा नहीं होता। देखिए अब मैं यहाँ पर LIC की ट्रेडिशनल प्लान की बात कर रहा हूँ, बात को ध्यान से समझिएगा। अब यदि आप कोई मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो उसके नियम अलग हैं, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं LIC की जो ट्रेडिशनल योजनाएं हैं मैं उनके विषय में डिस्कस कर रहा हूँ। तो
अस्थाई विकलांगता कब लागू होती है? अब देखिए, यहाँ पर अभिकर्ताओं के मन में, मतलब LIC के एजेंटों के मन में भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, और मुझे लगता है कि अब आज के बाद यह कन्फ्यूज़न आपके मन से हमेशा के लिए हट जाएगी, और कोई भी पूछेगा तो आप उसका उत्तर बखूबी दे पाएंगे। अस्थाई विकलांगता क्या होती है? यदि खास तौर से मैं राइडर को टारगेट करके मैं विकलांगता को अगर मैं बताऊं तो मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी 2 अंगों में परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको अस्थाई अपंगता कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसका क्लेम किया कि 2 अंगों में अस्थाई अपंगता हो गई और LIC या बीमा कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। नहीं, इसके लिए भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। वह चीज़ें क्या हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए कुछ दैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। यदि पॉलिसी धारक एक्सीडेंट के कारण यदि उसके शरीर में विकलांगता हो गई है तो इसको अस्थाई विकलांगता तभी मानेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें कि यह विकलांगता पेमेंट के लिए तभी मान्य होगा, यह जो दैनिक गतिविधियां अगर दिखाई दे रही हैं यदि यह उसके साथ घटित होती हैं तभी इसका पेमेंट किया जाएगा, अदरवाइज इसको विकलांगता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या चीज़ है? सबसे पहला होता है ड्रेसिंग। यदि कोई पॉलिसी धारक जिसके अंदर विकलांगता आ चुकी है, यदि वह अपने जो भी सभी आवश्यक कपड़े हैं या कोई कृत्रिम अंग लगा हुआ है, यदि उसको स्वयं से निकालने और पहनने में अगर वह असक्षम है तो ऐसे व्यक्ति को विकलांग माना जा सकता है। देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसकी विकलांगता के लिए यह भी चीज़ देखा जाता है कि वह उसका जो भोजन करने का तरीका है, वह भोजन करने का तरीका क्या है। यदि वह भोजन की थाली में से, कटोरी में से, मतलब जो भोजन है वो जिस बर्तन में रखा हुआ है, यदि वह भोजन को अपने मुख तक ले जाने में अगर असक्षम है तो उसको भी विकलांगता का एक गुण के रूप में देखा जाता है और उसको भी विकलांग व्यक्ति माना जा सकता है। अब ये माना जा सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी इसको मैं इसका डिटेल में बता देता हूँ तो फिर मैं इसके विषय में बताता हूँ। अब अगली जो दैनिक गतिविधि मानी गई है वो मानी गई है धुलाई की क्षमता। तो धुलाई की क्षमता से क्या मतलब है? धुलाई की क्षमता से मतलब ये है जैसे हाथ पैर धोना हो गया, स्नान करना हो गया, या अपने कपड़े हो गया, मतलब अपने जो भी आवश्यक कपड़े हैं, यदि यह उन कपड़ों को सफाई के स्तर तक ले जाने में अगर वह व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसको भी विकलांगता का एक गुण माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति शौच इत्यादि करने के बाद अपनी सफाई खुद से करने में अगर वह असक्षम हो तो इसको भी एक दैनिक गतिविधि माना जाता है, और यदि कोई व्यक्ति इसको करने में असक्षम है तो यह भी विकलांगता का एक गुण हो सकता है। अब इसके बाद होता है गतिशीलता की क्षमता। गतिशीलता की क्षमता से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक समतल घर है, तो घर में होता क्या है, एक कमरा बना है, दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है। तो यदि कोई व्यक्ति समतल स्थान पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में अगर वह असक्षम है, वह खुद के जरिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जा सकता है, तो उसको भी विकलांगता के एक गुण के रूप में देखा जाएगा। अब इसके बाद है चलने की क्षमता। चलने की क्षमता से क्या मतलब, जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सामने व्हीलचेयर रखी हुई है, यदि वह खुद से व्हीलचेयर से उस बिस्तर के ऊपर या बिस्तर से व्हीलचेयर के ऊपर अगर आने में सक्षम है तो उसको हम मानेंगे कि वह जो व्यक्ति है वह इसको भी मतलब एक विकलांगता के गुण के रूप में देखा जाएगा। तो यदि कोई पॉलिसी धारक, यहाँ पर मैंने जितने भी गुण बताए हैं, यदि इनमें से किसी भी 4 गुण को करने में अगर वह असक्षम है तो उसको विकलांग माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति अगर LIC में क्लेम कर दिया तो उसका क्लेम स्वीकार्य हो जाएगा। LIC या किसी भी बीमा कंपनी में यहाँ पर यह देखना होगा कि यह जो 4 गुण है यदि उसके अंदर है, मतलब यह 4 तरह के कार्य अगर वह नहीं कर पा रहा है तो वह यह जो 4 तरह के कार्य है यदि परमानेंट करने में असमर्थ है, मतलब जीवन में डॉक्टर ये प्रमाणित कर देता है कि ये जो 4 तरह के कार्य हैं जीवन भर नहीं कर पाएगा, तभी उसको अस्थाई विकलांगता माना जाएगा और तभी अस्थाई विकलांगता का क्लेम बीमा कंपनी एक्सेप्ट करेगी। आई होप आपको यह चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे कहना चाहूँगा, खासतौर से यदि आप LIC में अभिकर्ता हैं, LIC के एजेंट हैं या फिर CLIA हैं, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक महत्वपूर्ण लिंक दे रहे हैं,
उसमें क्या है कि जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर यह जितनी भी जानकारी मैंने दी है इसका एक PDF फाइल बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। मुझे पता है आपको फील्ड में जाना है, कल की डेट में आप क्लाइंट के पास बैठेंगे तो इस चीज़ का अगर डिस्कशन करना होगा तो आप आराम से इसका डिस्कशन कर सकें, इसके लिए पूरी की पूरी PDF फाइल बनाकर मैंने अपलोड किया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उस पर क्लिक कर दीजिए, और यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी इस कोशिश की वजह से आपके अपने किसी दोस्त, आपके अपने किसी रिश्तेदार की भी मदद हो सके। और यदि आप भविष्य में भी इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं फिर आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।